नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेबे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता था, इस पे गणित और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है कक्षा 10 और 12 के लिए। तो आज हम लोग क्या कहते हैं, करेक्ट सेंटेंस वाला, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश के पेपर में आप लोग को पांचवा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, उसमें से जो ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, उसको छोड़कर डी वाले में आएंगे। तो यहाँ पे क्या करने के लिए मिलेगा, कुछ लिखा रहे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस। तो कह रहा है कि इन सेंटेंसों में से किसी एक को सही कीजिए। दो सेंटेंस लिखा रहेगा, पहला और दूसरा दो सेंटेंस लिखा रहेगा, और कहेगा कि इसमें से किसी एक को सही कीजिए। तो इसका मतलब चाहे तो ऊपर वाला सही कीजिए, चाहे नीचे वाला सही कीजिए। तो हम इसमें जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब क्या कहते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसके नियम पर पूरे क्वेश्चन आते रहते हैं, हम वही क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। छाट करके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इसमें से आप देख लेंगे तो जहां तक हमारी उम्मीद है कि आपके पेपर में भी यहीं से आएगा। तो आइए देखते हैं बहुत आसान तरीके से हम कैसे इन सेंटेंसों को सही करेंगे। कुछ यहाँ पे टिप्स और ट्रिक है जो कि याद कर लेना आप लोग। तो हमारे ख्याल से हो सकता है आप लोग का सेंटेंस सही हो जाएगा। हमारा यही मकसद रहेगा कि आपका डिस्टेंस कम करें, कि मतलब क्या कहते हैं, सेंटेंस को देख करके तुरंत जान जाए कि इसमें क्या सही होगा। इसलिए कि मतलब क्या कहते हैं, उसकी हिंदी ना निकालना पड़े, ना ही कोई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो जो ऐसे आराम से 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 5 नंबर जो लेने लायक रहेगा, हम उसको दिलाने का पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इसको देख चुके होंगे कि कैसे इसमें आएगा, कितने नंबर पे रहेगा। देखने के बाद यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, इसमें कुछ भी हिंदी नहीं निकालना है। हम क्या कह रहे हैं, बाकी लोग यही कहते हैं कि भाई जब तक आपको इसकी हिंदी नहीं आएगी तब तक आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कह रहे हैं इसमें हिंदी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही 50 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें से जो ट्रिक बताते रहेंगे वो उसको लिखे रहना। हो सकता है ये सेम सेंटेंस नहीं आएगा, लेकिन जो ट्रिक, जो तरीका बताएंगे वो जरूर मैच कर जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि रामपाल इज जूनियर देन मी। तो जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, IOR, कैसा सेंटेंस होना चाहिए, मतलब ये सेंटेंस ऐसा रहे उसमें कोई भी शब्द अगर ऐसा आता है जिसके आखिरी में क्या लिखा रहे, IOR, और अगर उसके बाद यहाँ पे देन लिख देता है, तो इसका मतलब यही शब्द गलत है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन नहीं, टू आना चाहिए यहाँ पे। इस बात को ध्यान देना, बस इतना ही लगा करके इसको सही करना है। तो इसको जब सही लिखेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम, और फिर उसके बाद यहाँ पे रामपाल, और फिर उसके बाद इस, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे जूनियर, और फिर उसके बाद लिखेंगे टू, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे मी। ये हो जाएगा सही सेंटेंस। बस इतना ही आप लोग को लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा, यहीं पे इसमें लॉजिक वाला यही बात है कि जब कभी भी IOR लिखा रहे तो इसके बाद जो शब्द आएगा वो देन नहीं आएगा, टू आएगा। अगला देखते हैं दूसरा नंबर। तो इसमें दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है डेथ इज प्रिफरेबल। फिर से याद कर लेना कि जब कभी भी प्रिफरेबल शब्द दिख जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद यहाँ पे देन नहीं, टू आएगा। पूरा सब कुछ यही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे डेथ, और फिर उसके बाद लिखेंगे इज, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा सेंटेंस आप लोग को सही करके वहां पे लिख के देना है, प्रिफरेबल, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टू, और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस ऑनर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये इतना लिख करके छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस तरीके से पूरा सही करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2-3 सेंटेंस हम लिख के बता दे रहे हैं, बाकी सेंटेंस पूरा वही रहेगा, बताएंगे, यहाँ पे देन को हटाएं, यहाँ पे टू लगाएं, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, तीसरे वाले में कह रहा है ही ट्रीटेड मी। तो कह रहा है जब कभी भी ऐसा दिख जाए, एज इफ, हम बता रहे हैं ना, हमें अभी 3 सेंटेंस करा चुके हैं, ये तीसरा है, जिसमें से एक में भी हिंदी नहीं बताएं कि इसकी हिंदी जानो तब जाके सेंटेंस सही करो। जरूरी ही नहीं है कि हिंदी जानेंगे तभी जाके इसको सही कर पाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एज इफ दिख गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानो की। तो जब कभी भी ऐसा दिख जाए कि एज इफ, अब इसकी हिंदी बता दे रहे हैं, ही ट्रीटेड मी, वह मुझे ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि, वह मुझसे ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि आई वॉज ए किंग। जब कभी भी ऐसे काल्पनिक सेंटेंस होता है, मानो कि मैं ये था, मानो कि वो था, मानो कि वह प्रधानमंत्री है, वह ऐसा बोलता है, या फिर वह ऐसी बोलती है कि मतलब क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ी कुछ भी होगी। तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा काल्पनिक सेंटेंस होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लिखा रहे उसके साथ वॉज नहीं आएगा, वहां पे वर लिखा जाएगा। ध्यान देना, ये काल्पनिक सेंटेंस होता है। लेकिन जनरली आदमी को क्या पता है, जो भी जिसको भी पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, आई के साथ वाज लगेगा, फिर उसके बाद ही के साथ वाज लगेगा, यू के साथ वर लगता है। तो ये जनरली आदमी को बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है।
लेकिन यहाँ पे जब काल्पनिक सेंटेंस होगा तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आई के साथ यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ इसमें वर का प्रयोग किया जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला वाला सेंटेंस इसमें क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस चौथा वाला इसमें क्या कह रहा है, कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो देखेंगे 4 नंबर में यहाँ पे आगे इफ लिखा रहे तो इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ लिखा रहेगा और इधर कामा लगा रहेगा तो इसका मतलब हिंदी बता दे रहे इसमें, कह रहा है कि यदि वह आएगा तो आई शैल गो विथ हिम, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है, हिंदी तो एकदम ठीक ठाक निकल रही है, तो इसका मतलब ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही सेंटेंस नहीं है। जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है उसको कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाया जाता है। जो भी कंडीशन वाला सेंटेंस होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा इफ और फिर उसके बाद लिखा रहेगा ही और यहाँ पे हो जाएगा कम और फिर उसके बाद उसमें यस लगा देंगे तो ये होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कम्स। फिर उसके बाद आगे लिख देंगे आई शैल और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गो और विथ हिम, ये इतना लिख देंगे तो जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अब सही सेंटेंस होगा। ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पे इफ लगा रहेगा, जो भी कंडीशन वाला सेंटेंस रहेगा उस कंडीशन वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, हम उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फिर देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये 5 नंबर होना चाहिए भाई, 5 नंबर कहाँ गया, ये देखते हैं, तब तक 6 नंबर देखते हैं, 5 यहाँ से गायब हो गया। तो आगे कह रहा है कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई आदमी बीमारी से मरता है तो इसको याद रख लेना, वहां पे फ्रॉम नहीं आता है, वहां पे बाई आता है। तो इस बात को याद रखना, जब कभी भी कोई बीमारी से किसी चीज को मतलब क्या कहते हैं किसी व्यक्ति को मरने के लिए बताया जाएगा किसी बीमारी से, तो वहां पे याद रखना डाई के बाद फ्रॉम नहीं आएगा, डाई के बाद बाई आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, इसको भी याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि वो यही दे, कैंसर ही दे और यहाँ पे ही दे दे, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन डाइट ये लिखा रहेगा और उसके बाद फ्रॉम यही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीमारी कुछ और दे सकता है तो वहां पे हमको क्या लगाना रहेगा, बाई। बाई लगा के सेंटेंस को सही कर देंगे। तो अगला वाला देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है मधु इज ए प्राउडी गर्ल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मधु के बारे में ये बता रहा है और फिर उसके बाद कह रहा है कि वह एक घमंडी लड़की है। तो प्राउडी घमंडी नहीं होता है, तो यहाँ पे प्राउड होता है, तो ये शब्द इसको अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा मधु इज ए प्राउड गर्ल। इसका मतलब होता है मधु एक घमंडी लड़की है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, मधु इज और फिर उसके बाद ए और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं प्राउड और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गर्ल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मधु एक घमंडी लड़की है। वैसे ये नाउन है, नाउन की विशेषता यहाँ पे एडजेक्टिव बताता है, तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए वाई हटाना पड़ेगा इसमें, तब जाके एडजेक्टिव बनेगा। तो अगला सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर के है ये 8 है। आगे फिर से कह दे रहा है, तो ये कह रहा है कि माई हेयर्स आर ब्लैक। तो ध्यान देना, ये हेयर्स का हेयर तब तक नहीं होता है, इसका बहुवचन तब तक नहीं बनता है जब तक ये मतलब क्या कहते हैं सफेद बालों की बात नहीं करता है। जब इसमें सफेद बाल की बात करेगा तब जाके इसमें ये हेयर्स हो सकता है, लेकिन अगर सफेद बाल की बात नहीं करेगा तो यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, क्योंकि हम काले बालों को नहीं गिन सकते हैं, इतने ज्यादा बाल होते हैं। तो इसलिए जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो एक वचन में होता है, तो यहाँ पे ये हेयर अकेले होगा और इज आएगा यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। इसको याद करने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इस बात का इसमें ध्यान देंगे कि जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं वो एक वचन होता है और जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसका बहुवचन भी नहीं बनाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे वाटर, तो वाटर को हम नहीं गिन सकते तो इसलिए ये पानी एक वचन होता है। तो वैसे ये कह रहा है हेयर, हम इसको नहीं गिन पाएंगे तो इसको एक वचन, इसलिए इसके साथ एक वचन की क्रिया लगाई जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही सेंटेंस, इसको ऐसा ही लिखेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब 9 देखेंगे, 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि जेंट्री, हाँ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे जैसे जेंट्री शब्द है, तो जेंट्री एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि वकीलों का समूह। कभी कभी ऐसा इसका मतलब वकील भी होता है, कभी कभी इसका मतलब वकीलों का समूह भी होता है। ये किस तरीके से कहाँ यूज किया जा रहा है और क्या इसका सेंस निकल रहा है, उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, इसका मतलब एक वचन या बहुवचन समझेंगे। तो जब तक इसकी हिंदी नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको नहीं बता सकते। तो आगे ये कह रहा है कि द जेंट्री ऑफ द सिटी, इसका मतलब होता है उस शहर के सारे वकीलों को। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वॉज इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया था। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इन द फंक्शन, फंक्शन में सभी वकीलों को आमंत्रित किया गया था जितने शहर के हैं।
तो अगर यहाँ पे सभी वकील होंगे तो यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, यहाँ पे वर लग जाएगा, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे वर लगाना है और फिर सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया ओन द मैच और फिर उसके बाद बाई एन इनिंग्स। तो जब कभी भी यहाँ पे इसको भी याद रखना, हमेशा से इसकी भी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है इनिंग्स, इनिंग्स यहाँ पे इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग होता है, इसलिए यहाँ का यस हटा दोगे तो सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, जहां कहीं भी। वैसे भी ये देख रहा है तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है एक। जब कभी भी लिखेंगे एक तो यहाँ पे होनी चाहिए पारी। तो यहाँ पे इनिंग्स मतलब होता है मैच की पारियां, तो पारियों के द्वारा नहीं, एक पारी के द्वारा जीता गया था या फिर हराया जा चुका है। यहाँ पे कह रहा है जीता गया है, एक पारी के द्वारा उस मैच को जीता गया है। तो फिर उसके बाद आगे ये हो जाएगा, इनिंग्स मतलब होता है पारी, इनिंग होता है, इनिंग्स नहीं होता है। तो अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला कह रहा है कि पुअर आर हॉनेस्ट। तो यहाँ पे पुअर एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके स्थान पे हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इतना जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये होगा इसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है ये एडजेक्टिव है, पुअर मतलब होता है गरीब। अब इसको नाउन या प्रोनाउन हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना कि अगर कोई एडजेक्टिव लिखा रहता है, अगर कोई भी एडजेक्टिव लिखा रहता है, इसके पहले हम किस शब्द का प्रयोग कर दें कि ये नाउन या प्रोनाउन बन जाए। तो इसके पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो ये उस एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव रहता है उस पूरे जाति का प्रोनाउन बन जाता है, बहुवचन का। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, बहुवचन। बहुवचन का क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, बहुवचन का नाउन या प्रोनाउन, वही से तो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो ये कह रहा है कि इसके स्थान पे आगे हम क्या लगा दें। अगर इसको सही करना होगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, द पुअर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द पुअर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हॉनेस्ट। ये सेंटेंस सही हो जाएगा कुछ ऐसा लिखने के बाद। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है जितने गरीब होते हैं वो सब क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसका यही हिंदी निकलेगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है अगले वाले में। अगले वाले में कह रहा है कि ही इज जूनियर देन यू। फिर से आ गया यहाँ पे जूनियर, इसकी फिर से हिंदी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। IOR लिखा है इसके बाद, यहाँ पे देन नहीं आके क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, इसको टू लगा देना, बाकी सेंटेंस सही हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला सेंटेंस, ये कह रहा है कि नॉलेज इज, और फिर उसके बाद इवन मोर प्रिफरेबल। फिर से आया प्रिफरेबल शब्द, इतना ही पढ़ो, उसके आगे जहां से ये दिख जाए तो उसके बाद यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे टू होना चाहिए। प्रिफरेबल के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही इसको देखते रहना, बस शब्दों को याद कर लो, बस यही जितने शब्द हम बता रहे हैं, प्रिफरेबल हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ऐसे जितने शब्द होते हैं उन सब के बाद किसका प्रयोग करते हैं, टू का, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि डियर्स। तो कुछ दो तीन शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन एक वचन सेम होता है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, जैसा कि डियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक और आता है शिप। तो यहाँ पे इसका भी बहुवचन नहीं बनाया जाता है और इसका भी बहुवचन नहीं बनाया जाता है। और एक फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट होता है, उसका भी बहुवचन नहीं बनाया जाता है, एयरक्राफ्ट लिख देते हैं कभी कभी, वो इसमें नहीं यूज होगा। लेकिन ये दोनों शब्द जरूर आते हैं, इनका बहुवचन बनाया नहीं जाता, लेकिन इसको बहुवचन एक वचन दोनों में यूज किया जाता है। इस बात का याद रखना कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये डियर अकेले लिखेंगे फिर भी ये सही होगा। कह रहा है कि डियर बहुवचन भी होता है, एक वचन भी होता है, कैसे इसको यूज करना है वो उस तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसमें यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ना ही इसमें यस लगा के बहुवचन बनाया जाएगा। अगर इसमें यस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला वाला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फिर से यही आ गया। ये कह रहा है कि अगर इफ यहाँ पे लिखा रहता है, इफ लिखा रहेगा तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जब कभी भी ऐसा लिख के आता है तो इसका मतलब होता है ये कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये लिखा रहेगा कंडीशनल वाले में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ का विल हटा देंगे। तो इफ और फिर उसके बाद ही, और फिर ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है तो यहाँ पे कम्स लगा देंगे, और फिर उसके बाद कामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई, फिर यहाँ पे लिखेंगे सैल, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टीच, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हिम।
तो ये इतना हो जाएगा सेंटेंस, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो फिर उसके बाद अगला वाला देखेंगे, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि माई फ्रेंड रामू, मेरा दोस्त रामू, एक उसी का नाम बता रहा है। पहले कह रहा है कि मेरा दोस्त है जिसका नाम क्या है, रामू है, और फिर से आ गया यहाँ पे जूनियर। हमको इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे टू लगाओ, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कि जैसे कह रहा है कि रामू इज जूनियर और फिर उसके बाद देन मी, तो नहीं टू मी हो जाएगा, बाकी सब सही सेंटेंस है। जूनियर सुपीरियर बता चुके हैं कई बार, ये बहुत इस पे सेंटेंस आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी भी ऐसा जाए, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स, मतलब होता है शरारत करना। तो इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करो। इसमें क्या याद करना है, बेंट अपने पीछे हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लेता है, इन नहीं लेता है, इसको याद रखना है। जब कभी भी बेंट लिख जाए तो इसका मतलब इसके पीछे ऑन प्रीपोजिशन आना अनिवार्य है। अगला देखेंगे फिर से, उसके बाद इसमें कह रहा है कि नाइदर फूड नॉर वाटर, ये दोनों पेयर बनाते हैं, नाइदर और नॉर ये दोनों पेयर हैं। कह रहा है कि अगर ये दोनों आएंगे तो ये पहला सब्जेक्ट होता है, इसके बाद ये दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो वर्ब लगी रहती है, जो सहायक क्रिया लगी रहती है, वो सहायक क्रिया जो दूसरा वाला सब्जेक्ट कह सकते हैं, या तो जो वर्ब के जस्ट बगल में सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगाई जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर एक वचन अभी भी बता दिए थे कि वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसका मतलब होता है पानी। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसको गिन नहीं सकते, इसीलिए इसको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो इसके अनुसार अगर कोई क्रिया लगाई जाएगी तो यहाँ पे वर नहीं आके क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे वाज कर देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बस इसमें बाकी और कुछ भी नहीं था। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है ईच बॉय एंड ईच, नहीं ईच डे एंड ईच, ये कुछ यहाँ पे गलत लिखा गया है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, ये गलत सेंटेंस है, चलो जाने दो, इसको अगला देखते हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, फिर अगले वाले में कह रहा है कि आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे ये एक शब्द इसको भी याद कर लेना कि टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, इन नहीं आता है, तो यहाँ पे इसको याद कर लेना। जब कभी भी ये आएगा टायर्ड के बाद तो हमेशा ऑफ लिखना, इन नहीं लिखना है, बस इतना ही इसमें सही करना है, बस बाकी सब सही है। तो आगे कह रहा है कि मेल फिर से आ गया प्रिफरेबल, प्रिफरेबल के बाद हमेशा क्या आता है, जब कभी प्रिफरेबल आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या लगाना है, देन नहीं टू लगाना है, इसको हटा देना है, बस यही इस पे बदल देना है, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर से, उसके बाद आगे कह रहा है कि ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। यहाँ पे देखो ये यस्टरडे जो बताता है, अगर किसी भी वाक्य में पीछे यस्टरडे लिख देता है, अगर किसी भी वाक्य में पीछे यस्टरडे लिख देता है, या तो एगो लिख देगा, या तो यस्टरडे लिखेगा, या तो एगो लिखेगा, या तो लास्ट डे लिखेगा, या तो फिर लास्ट ईयर लिखेगा, कुछ भी अगर ऐसा लिखता है तो इसका मतलब ये समझेंगे कि यहाँ पे जो टेंस लगने वाला है, जो इसके आगे लाइन में जो टेंस लगने वाला है वो टेंस होना चाहिए पास्ट का इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या सही कर सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट हमको चाहिए, तो यहाँ पे हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैज हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिसीव्ड, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस्टरडे, बस इतना लिखना है। यस्टरडे लिखने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, यस्टरडे लिख देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इतना ही करना था इसमें, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इस वाले का काम का है ये। क्या पता अभी यहाँ पे यस्टरडे दिया है, अगले कहीं एगो आ जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि लास्ट डे दे दे, लास्ट ईयर दे दे, लास्ट वीक दे सकता है। जब कभी भी ऐसा लिखा रहे तो उसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे ध्यान देना कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। अगला देखेंगे, ये कह रहा है कि इंडिया, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे होल इसके पहले बस दा लगा देना है और कुछ नहीं होगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिकल नहीं था, इसमें कोई भी नियम या सूत्र कुछ भी नहीं लॉजिक था, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, बस दा लिख लेना, आगे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉय टोल्ड 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 एलाई, इसका मतलब होता है लड़का झूठ बोला, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी भी ये शब्द दिख जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इसके आगे एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद देखो इसके आगे के स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे शुड आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे शुड आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतने ही। अगर इसके सिवाय कुछ और लिखता है तो वही गलत है बस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन शुड भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक शब्द नॉट लिख दिया है, तो लीस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखना।
लीस्ट के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बी पनिश्ड, बाकी सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो चीज बदल सकता है, पहला ये करेगा कि लिस्ट के साथ इधर नॉट लगा देगा, दूसरा ये कर सकता है कि लिस्ट के साथ यहाँ पे शुड नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान देते रहना कि शुड लगाना अनिवार्य है, अगर शुड नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आगे ये बात का ध्यान देना कि यहाँ पे शुड होना चाहिए प्लस नॉट नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अगले वाले में कह रहा है कि ही ट्रीटेड मी, फिर से वही आ गया, ही ट्रीटेड मी, वह ऐसा व्यवहार करता था कि मानो कि आई वॉज ए किंग, मैं एक राजा था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर हो जाएगा। याद रखना जब कभी भी ये दिखे एज इफ, इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जो सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग कर देना। ये देखना ही नहीं है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि एज इफ लग जाने से ये पता चल जाता है कि इसके आगे आने वाला सेंटेंस जो होगा वो काल्पनिक होगा। अगला देखते हैं, फिर अगले वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग। ध्यान देना, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब कभी भी यहाँ तो ये तो लिखेंगे ये इसके बराबर होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। या तो ये लिखा रहेगा या तो लिखेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दोनों एक ही बात होती है। चाहे ये लिख लो चाहे तो ये लिख लो, इसको जीरेंड बोलते हैं और इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कभी भी या तो ये लिख के आएगा या तो ये लिख के आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर दोनों लिखने की कोशिश करे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे देखो दोनों लिखने की कोशिश किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा दिया है और इसके बाद टू भी लिख दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, बीट अकेले हो जाएगा, बस बाकी सब सही हो जाएगा। ये पूरा लिखा रहेगा, बस इतना बदलना है, इसके स्थान पे क्या लिखना है, टू बीट पाकिस्तान, फिर उसके बाद आगे इन क्रिकेट, बस सेंटेंस सही हो जाएगा। ये चीज लिखने वाली बात है। तो यहाँ पे ये जीरेंड होता है, ये जीरेंड होता है, ये इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, या तो इसको लिखें या तो इसको लिखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहे लिखें चाहे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर से देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखें अगले वाले में क्या कह रहा है कि रीच मैन को, फिर उसके बाद आगे कह रहा है शुड हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ पे देखो ये पुअर एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले दा लगा दिए तो इसका मतलब होता है गरीब लोग, पूरा हो जाएगा। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है उस जाति के, पूरे जाति के लोगों का बोध कराता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना पूरी जाति को बता रहा है तो इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अमीर आदमी होते हैं शुड हेल्प द पुअर्स, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला सेंटेंस, उसमें क्या कह रहा है, इसमें फिर से आ गया, देखो जूनियर, यहाँ पे आ गया जूनियर। जूनियर के बाद हमेशा क्या आता है, देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, चाहे जूनियर हो चाहे सुपीरियर हो। तो यहाँ पे सबके बाद यहाँ पे आई ओ आर आ गया पीछे, इसके बाद देन नहीं आता है, टू आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे महस लिखा है। इन सबको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जूनियर सीनियर सुपीरियर ये शब्द दिख जाते हैं इसका मतलब इसके बाद टू आना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, देखो फिर से आ गया शिप्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है शिप्स का यस नहीं होगा, बाकी सब सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शिप, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रेजिंग, शिप आर ग्रेजिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इन द फील्ड। ये अब सेंटेंस हो गया सही, बस इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना था। और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, तो इसमें कह रहा है, ये 29 नंबर था। आगे देखेंगे अगला वाला 30 नंबर सेंटेंस, इसमें कह रहा है देयर आर, नहीं देयर एम। एम तो तब लगता है जब इसका, देखो जब कभी भी यहाँ पे देयर से सेंटेंस शुरू होता है इसको लिख लेना, ये स्ट्रक्चर होता है देयर। फिर उसके बाद यहाँ एक वर्ब रहेगी और यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद इधर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार क्रिया लगती है। तो यहाँ पे देखें लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसका मतलब इनके साथ बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए, इसलिए एम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहीं पे आर लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे आर लिख देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही, बाकी इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं करना था। तो जब कभी भी देयर से, ये काम का है, जब कभी भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, मेन सब्जेक्ट इधर लिखा जाएगा क्योंकि देयर उधर रहता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया आती है, इस बात का याद रखना। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले वाले में कह रहा है कि दीज न्यूज, तो यहाँ पे देखो दीज और यहाँ पे लिखा है न्यूज, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लिख दिया है दीज न्यूज तो दीज का बहुवचन क्या होता है, दोज, दीज का बहुवचन होता है दोज, और अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ पे दोज लिखा होता है, इससे भी पता चल जाता है। और वैसे भी न्यूज एक वचन होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, यस लगा रहता है, वो देखने में बहुवचन होते हैं
लेकिन लिखा एक वचन जाता है, एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आगे कह रहा है दीज न्यूज, और फिर उसके बाद यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। इसके आगे बस इसमें बस उतना ही चेंज करना है, हैव कर देना है बस, इसको हैज कर देना है बस। फिर उसके बाद आगे देखें अगला वाला, फिर से यहाँ पे देखो 5 कर दिया, और 5 के बाद इसको बहुवचन बनाना अनिवार्य है, लेकिन ये बहुवचन बनेगा नहीं क्योंकि अपने आप में ही ये बहुवचन होता है। अगर इसको बहुवचन बना देंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, इसमें यस लगा देंगे तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जब बहुवचन पहले से है तो उसका बहुवचन फिर से कैसे बनाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा अगर उसका यस हटा देते हैं तो। अगला सेंटेंस देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो यहाँ पे जब कभी भी देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि देखने में कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं या एक वचन होते हैं, किसी भी तरीके से होते हैं, लेकिन उनको बहुवचन में यूज किया जाता है। तो आगे कह रहा है स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, जैसे कि इसमें देख सकते हो दो चश्मे मतलब चश्मा लगा हुआ है लेकिन इसमें दो आंख टाइप का बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बहुवचन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इज हटाएं, यहाँ पे आर लगा लें। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला वाला कह रहा है कि ही कुड नॉट, और फिर उसके बाद सिक्योर पासिंग मार्क्स। सिक्योर नहीं होगा, यहाँ पे स्कोर होगा, इसको अब कुछ नहीं कह सकते, इसको याद करना ही पड़ेगा। सिक्योर नहीं होगा, स्कोर होगा, स्कोर अब पासिंग मार्क्स, बस इतना इसमें सही करना था, ये सेंटेंस बाकी सही था। अगला वाला देखेंगे, इसमें कह रहा है कि फिर से वही आ गया, कह रहा है कि इफ अगर लगा रहेगा तो ये कंडीशनल सेंटेंस होगा, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए, इसलिए इसको हम हटाएंगे विल, और यहाँ पे यस लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये कहता है जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे यस अकेले जोड़ा जाएगा। तो फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, 35 नंबर, उसके बाद 36 आना चाहिए, फिर चलो 37 देखते हैं तब तक, उसमें नहीं है। आगे कह रहा है कि आई एम आई एम टू हैप्पी टू सी यू। तो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, तो इसका मतलब जब कभी भी खुशी को व्यक्त करना होता है तो इसका मतलब ये निगेटिव यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बस क्या कर देना है, वेरी कर देना है। आई एम वेरी हैप्पी, और फिर उसके बाद टू सी यू, आपको देख करके, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ये शब्द निगेटिव में यूज किया जाता है, कभी कभी ऐसा सेंटेंस दे देता है कि मतलब क्या कहते हैं, कहेगा कि मैं चल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो यहाँ पे कहेगा मैं बहुत कमजोर हूँ इसलिए मैं चल नहीं सकता। तो इस तरीके सेंटेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अभी क्या लगाना पड़ेगा, हमको वेरी लगाना पड़ेगा, वेरी लगा देंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं, फिर अगला सेंटेंस 38 नंबर, इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स आर ए टफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये लिखा मैथमेटिक्स है, लिखा जाएगा, देखने में बहुवचन होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे यूज एक वचन की क्रिया होगी, इज हो गया। तो यहाँ पे या तो कह देगा मैथमेटिक्स, या तो कहेगा फिजिक्स, या तो कहेगा सिविक्स, या तो कहेगा इकोनॉमिक्स, ये सारे शब्द जितने होते हैं देखने में बहुवचन होते हैं लेकिन यूज एक वचन की तरह किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ हम क्या करेंगे, इस लगा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला वाले देखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कैटल्स मतलब होता है पशुओं का झुंड, लेकिन कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, इसका मतलब होता है ढेर सारे पशु। और फिर उसके बाद आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बस इसके आगे सब सही है, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये बहुवचन का वर्ब हो जा रहा है। तो फिर से उसके बाद देखेंगे अगला वाला सेंटेंस, तो इसमें क्या कह रहा है, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, यहाँ पे जब कभी भी ऐसा लिख के आए आइदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे ऑफ, या तो यहाँ पे लिखेगा नाइदर, यानी EITHER, नाइदर ऑफ या तो आइदर ऑफ, जब कभी भी ऐसा लिख के आए तो यहाँ पे बहुवचन का नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया लगाई जाएगी, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो एक वचन की आएगी। तो यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे एक वचन का वर्ब आएगा, एक वचन का वर्ब होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे तो आइदर ऑफ द रोड्स, ये इतना क्या हो जाएगा, ये इतना मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके अनुसार अगर यहाँ पे क्रिया लगाएंगे तो लीड मतलब होता है ले जाना, तो इसमें जब यस लगा देंगे तो ये एक वचन की क्रिया हो जाएगी, लीड्स हो जाती है। तो याद रखना, जब कभी भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो वो बहुवचन में होती है, लेकिन अगर इसमें यस या यस जोड़ देते हैं, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन जाएगा एक वचन। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो ये बहुवचन में होती है, लेकिन उसमें यस या यस लगा देते हैं तो वो एक वचन बन जाती है।
तो बस इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है शरद इज इंफीरियर, देखो फिर से आ गया IOR, यही याद रखना है, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, टू आना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, बस इसमें इतना ही चेंज करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे कह रहा है इंटर्ड इनटू, ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पे याद रखना कि इंटर्ड के बाद इनटू नहीं आता है, या तो ये लिखना चाहिए इंटर्ड, और फिर उसके बाद या तो लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं कम इनटू, कम के साथ इनटू आएगा लेकिन इंटर्ड के साथ इनटू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको नोट करने वाली बात है कि जब कभी भी यहाँ पे देगा इंटर्ड के साथ इनटू तो इसको हटा देना है, लेकिन कम इनटू लिखता है तो ये सही है, इसका मतलब भी अंदर आना होता है और इसका मतलब भी अंदर आना होता है। इन इसके अंदर ऑटोमेटिक पहले से छिपा होता है, इसलिए इसके साथ इनटू नहीं लिया जाता है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन पे इंटर इनटू लिया जाता है, लेकिन वो कब लिया जाता है, जब इसकी हिंदी ये निकल रही हो कि हम किसी के साथ समझौता कर रहे हैं, तब जाके इंटर्ड के साथ इनटू यूज किया जाता है। कभी भी ये मत याद करना कि इंटर्ड के साथ इनटू नहीं यूज किया जाता है, इंटर्ड के साथ इनटू यूज होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब हम किसी के साथ समझौता कर रहे हो या किसी के साथ पैचअप कर रहे हो या किसी के साथ डील कर रहे हो, तब जाके वहां पे इंटर्ड के साथ इनटू यूज होता है। लेकिन अगर कमरे में प्रवेश करने की बात करेंगे तो वहां पे इंटर्ड के साथ इनटू नहीं यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, 43 नंबर सेंटेंस, इसमें क्या कह रहा है कि डेयर्स और फिर उसके बाद नॉट स्टॉप मी। इसका मतलब याद रखना, जब कभी भी ये नॉट आता है, ये सेंटेंस अगर देखेंगे नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो ये बताता है हमको कि यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे ये बताता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ पे यस या यस होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये कह रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा दे दे, यहाँ पे डू या डस देता है और फिर उसके बाद यहाँ पे डू या डस लिखा रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्लस नॉट लिखा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, कुछ इसी टाइप का सेंटेंस होता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, कुछ इस टाइप का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, तो देखो जब नॉट लग जाए ना, उसके पहले जो ये शब्द होता है इसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी डेयर नॉट स्टॉप मी, वह मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करती है, इसकी हिंदी यही होगी। इसका मतलब होता है हिम्मत करना, वह मुझे वह मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करती। स्टॉप मतलब होता है रोकना, मी मतलब मुझे, नॉट मतलब नहीं, और डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, उसमें यस हटा देंगे तब। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला सेंटेंस, कह रहा है कि ए नंबर ऑफ द सम्स, तो यहाँ पे इसको याद कर लेना, जब कभी भी लिखे द नंबर ऑफ, क्या लिखेगा, जब कभी भी यहाँ पे लिखता है द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो बहुवचन में नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वो एक वचन में होनी चाहिए। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, एक वचन की वर्ब, एक वचन, एक वचन की वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे जब कभी भी ऐसा आएगा तो। लेकिन अगर यहाँ पे कभी ऐसा लिख के आता है ए नंबर ऑफ, जब ऐसा लिख के आएगा ए नंबर ऑफ, तो इसका मतलब ये होना चाहिए इधर जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो बहुवचन में होगा, लेकिन इधर जो वर्ब होगी वो भी बहुवचन में होनी चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए, बहुवचन में होनी चाहिए, बहुवचन में होनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है, ये इतना लिखने के बाद इसके आगे देखेंगे तो ए नंबर के बाद बहुवचन की वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो हैज लिखा है, ये बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है, इसी के स्थान पे हैव कर देंगे, ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको लिखने की जरूरत है, ये लिख लेना, यहाँ पे ये नहीं कुछ और दे सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो आगे देखेंगे अगला सेंटेंस, तो इसमें क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ, फिर से आ गया, नाइदर ऑफ आएगा, इसके बाद बहुवचन आएगा, और फिर उसके बाद इसके बाद बहुवचन आने के साथ, लेकिन इसके साथ एक वचन की क्रिया आती है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको सही कर लेना, यहाँ पे बस हैज कर देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर से उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इफ आई वॉज यू, इसका मतलब होता है यदि मैं आपके स्थान पे होता तो आई वुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा कभी ना करता। यहाँ पे नेवर मतलब होता है कभी नहीं, डू मतलब करना, दैट मतलब होता है यह या तो ऐसा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि मैं आपके स्थान पे होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, और जैसे ये कह रहा है कि मैं आपके स्थान पे होता तो मैं कभी ऐसा ना करता कि अभी भी ना पढ़ता।
तो पेपर इतना पास आ गया, मैं आपके इस स्थान पे होता तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेता, यही कह रहा है कि। तो यहाँ पे भी सोचने वाली बात हो रही है, और ये भी काल्पनिक बातें हैं। अगर ये काल्पनिक बातें हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, काल्पनिक बातें जब कभी भी देता है तो आई के साथ हमेशा क्या याद रखेंगे, आई के साथ हमेशा याद रखेंगे, चाहे आई हो चाहे और कोई भी हो, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। जब कभी भी कल्पना की जाएगी तो हमेशा यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे फिर से। आगे कह रहा है कि अब यहाँ पे एक क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक शब्द यूज होता है जिसको हम हु कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आई इज, नहीं, इट इज आई, या मैं ही हूँ। इसकी हिंदी अगर निकालना चाहें तो पूरे की हिंदी में बता रहा हूँ, या मैं ही हूँ। हु मतलब होता है जो, इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, या मैं ही हूँ जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो आगे मैं के बारे में ये बता रहा है, दोस्त कौन है, मैं, तो इसलिए इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। हमेशा याद रखना, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये सेंटेंसों को जोड़ता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जब कभी भी इससे पहले जो भी शब्द आया रहेगा उसी के अनुसार इधर क्रिया लगती है। इस बात का ध्यान देना। आई आया हुआ है तो इसलिए आई के साथ वहां पे क्या लगेगा, एम। इस बात को याद रखना, ऐसे सेंटेंस आते रहते हैं। अगला सेंटेंस इसमें दिखाएंगे तो यहाँ पे शायद वही आ गया, फिर से वही आ गया। बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह सबसे अच्छे आदमियों में से एक है। और फिर उसके बाद हु मतलब होता है जो, हैज एवर लिव्ड, जो कभी रह चुका है यहाँ, जो कभी जी चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिया है इससे पहले जो आया रहेगा इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया लगनी चाहिए। इसका मतलब होता है बहुवचन का आदमी, आदमियों में जो होता है ढेर सारे आदमी, इसका मतलब होता है एक आदमी, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब ढेर सारे आदमी, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज नहीं, हैव कर लेना, ये हैज को काट देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 49 नंबर है, द एरिया ऑफ द दिल्ली। तो जब कभी भी यहाँ पे कहता है कि द एरिया ऑफ द दिल्ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिल्ली के स्थान के क्षेत्र की बात कर रहा है, कि जहाँ का जो दिल्ली का क्षेत्र है उससे तुलना कर रहा है, कहाँ के क्षेत्र से, आगरा के क्षेत्र से। दिल्ली के क्षेत्र की तुलना आगरा के क्षेत्र से कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, जब कभी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करता है तो वहां पे ये जो शब्द दैन लिखा रहता है, तो यहाँ पे दैन अकेले नहीं आता है, दैन और फिर उसके बाद दैट, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आगरा लिखा जाएगा। कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है जब किसी स्थान की तुलना किसी दूसरे स्थान से की जाती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, तब जाके ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर उसके बाद द एरिया, इतना लिखना है आप लोग को, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ लेना है एक्स्ट्रा में, दैट ऑफ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें यही आखिरी क्वेश्चन है शायद, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन इसमें था। तो यहाँ पे क्या करना है, इस बात को याद रखना है। ये कह रहा है कि आइदर और, यहाँ पे दो शब्द का पेयर बनता है, आइदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला शब्द होता है और, बीच में यहाँ पे एक शब्द लिखा रहेगा, यहाँ भी एक शब्द लिखा रहेगा। तो जब कभी भी आइदर और नाइदर नॉर आ जाए तो इसका मतलब जो इसके पास में लिखा रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगती है। इसके जस्ट बगल वाले के हिसाब से इसमें क्रिया लगती है। यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट पहला होगा, ये सब्जेक्ट दूसरा होगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगती है। ऐसा भी कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे शब्द लिखा रहेगा इस शब्द के जस्ट बगल जो शब्द लिखा रहेगा उसके अनुसार क्रिया लगेगी। आइदर के साथ और का पेयर बनता है, कभी ऐसा भी कह देगा कि यहाँ पे आइदर लिखेगा और लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखना रहेगा यहाँ नॉर लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। आइदर के साथ यहाँ पे और आना चाहिए, ये ध्यान देना, नॉर नहीं आता है, यहाँ पे और आता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कभी नाइदर लिखा रहेगा तो यहाँ पे नाइदर के साथ हम कौन सा शब्द लेते हैं, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे नॉर आएगा। लेकिन नाइदर के साथ कभी कभी गलत करना होगा तो यहाँ पे और भी दे देगा, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे और नहीं होता है, यहाँ पे नॉर नहीं होता है, इनके साथ और का प्रयोग होता है, इनके साथ नार का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पे क्रिया पहले वाले के अनुसार आती है। इस तरीके से एक सेंटेंस में कई आंसर हम कई क्वेश्चन करवा देते हैं।
तो इसी तरीके से कम ये 50 क्वेश्चन थे। अभी इसमें और भी क्वेश्चन ढेर सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और उसके बाद आपको भी मतलब इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हम क्या पढ़ें, क्या पेपर में आएगा। जो इधर पढ़ा देंगे अगर उसको पढ़ के गए 100% मैं कह सकता हूँ कि आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। अभी भी चांसेस है, अभी भी मौके हैं। हम जो पढ़ाएंगे उसमें से आएगा 101% की गारंटी लेते हैं। लेकिन जब इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी जाके इसका वीडियो आपके पास जाएगा। नहीं तो कभी ऐसा होगा कि वीडियो पेपर के बाद आपके पास पहुंचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, और जो आपके दोस्त होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो। नहीं बाद में कभी ऐसा होगा पेपर दे के निकलेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो उनके पास जाएगी, फिर वो सोचेंगे कि काश ये पहले हमारे पास आ गया होता तो हम इसको देख लेते और हमारे इतने नंबर सिक्योर हो जाते। तो अभी 2 नंबर, 3 नंबर, ये 5 नंबर ऐसे कर रहे हैं। बाकी लेकिन करा देंगे हम पूरा। इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस चैनल पे कम से कम नहीं तो 90+ का कंटेंट इस पे डाल के हम दिखा देंगे, और आप लोग जब भी देखेंगे ये अफसोस होगा आपको कि मतलब काश हम और पहले से इसको देख लिए होते। तो इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं, हर एक वीडियो को देखते जाओ और लाइक करते जाओ, और कमेंट में ये बताते जाना, ना तो लाइक का कोई पैसा लगेगा ना ही कमेंट का। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा या ना करिएगा वो देखने के बाद करिए। तो तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।